Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटे, इससे पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने डिस्कस किया था। आज मेरे टॉपिक का नाम है हीट इंजन। लेकिन हीट इंजन से पहले कुछ बातें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मुझसे रह गई थी वो डिस्कस करता हूँ। बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने लिखा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे हर जगह पे डेल्टा डेल्टा क्यों लगाया हुआ है? याद रखें, अगर आप कोई सिलेंडर वगैरह ले लेंगे और सिलेंडर के अंदर गैस वगैरह होगी तो सिस्टम की अपनी भी कुछ न कुछ हीट है। हम जो नीचे से उसको हीट दे रहे हैं तो ये असल में वो हीट है जो इस सिस्टम के हीट में चेंज ला रहा है। इस वजह से इसको क्यू नहीं डेल्टा क्यू से हम जाहिर कर रहे हैं। डेल्टा क्यू से मुराद है वो हीट जो चेंज हो रही है सिस्टम में। चेंज से मुराद है जो फ्लो कर रही है। फ्लो का मतलब है आप इसको दे भी सकते हैं, इससे ले भी सकते हैं। इस हीट की वजह से मॉलिक्यूलों की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो यू के साथ भी डेल्टा होना चाहिए, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क के साथ डब्ल्यू क्यों है। याद रखें, अगर आप हीट, मिसाल के तौर पर आप हीट नहीं दे रहे और आपने आम सिस्टम दिया हुआ है, लेट अस सपोज इसी तरह लिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि ऑलरेडी इस सिस्टम ने, यानी इस गैस ने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। जब ये गैस नहीं होगा तो ये पिस्टन कहाँ पे था? ये पिस्टन जो था ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नीचे इस बॉटम में था। बॉटम में है, सपोज आप, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, आप छोटा सा सुराख करके उससे गैस दाखिल करोगे तो जब गैस दाखिल करोगे तो पिस्टन ऊपर आकर यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने का मतलब ये है कि अब इसमें गैस है, तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन यहाँ तक आने का मतलब है कि ऑलरेडी पिस्टन पे कुछ ना कुछ वर्क हो चुका है। फिर जब आप उसको नीचे से हीट दोगे और हीट की वजह से पिस्टन मजीद थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि ये इस गैस का टोटल वर्क नहीं है, ये वर्क में चेंज आ गया है। क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ ना कुछ वर्क किया था तो ये उस वर्क में कुछ ना कुछ चेंज आ गया है। इस वजह से वर्क के साथ भी हम डेल्टा लगाते हैं, क्योंकि हम हीट जब देते हैं तो ये वो हीट है जो इस सिस्टम के हीट में चेंज ला, तो डेल्टा हो गया। इसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। पिस्टन का ऊपर जाने का मतलब है कि ऑलरेडी पिस्टन गया हुआ था, ऑलरेडी पिस्टन पे वर्क था, तो इस हीट की वजह से वर्क में कुछ ना कुछ मजीद इजाफा हो गया है, यानी वर्क में चेंज आ गया। इस वजह से वर्क के साथ भी हम डेल्टा लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेटेड थी, और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें मुझसे थोड़ी सी रह गई थी। दूसरा, अगर आपको याद हो, मैंने जब एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी तो उसमें मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये कहा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यहां से हम वर्क की एक सेकंड डिफिनीशन भी कर सकते हैं या हम एक स्पेशल डिफिनीशन भी कर सकते हैं। व्हाट इज वर्क? वर्क मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एडेड टू द सिस्टम। लेकिन अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास इस तरह था। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है टेम्परेचर में चेंज नहीं था। टेम्परेचर में चेंज ना होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं था। इंटरनल एनर्जी में चेंज ना होने का मतलब है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। तभी मैं कहता था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो जनाब, सेकेंड डिफिनीशन वर्क की क्या होगी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट which is added to the system such that no change in internal energy is directly involved, such that no change in temperature of the system is directly involved, यानी टेम्परेचर में चेंज किए बगैर, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज किए बगैर
आप जितना हीट किसी सिस्टम को देंगे उसी हीट को हम बोलेंगे वर्क। तो जनाब ये वर्क की मेरे पास एक और डिफिनीशन भी आ गई। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, डेल्टा डेल्टा क्यों लग रहा है, या वर्क की एक और डिफिनीशन मैंने बता दी। हो सकता है आपके पास मिसाल के तौर पर MCQs में आ जाए कि द अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम अंडर व्हाट कंडीशंस। तो उसमें ये भी आ सकता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, टेम्परेचर भी हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का जिक्र भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एंट्री टेस्ट में फिर टीचर की मर्जी है या जो पेपर बना रहा है उसकी मर्जी है कि वो आपको कौन सा ऑप्शन देकर आपके कंसेप्ट्स को चेक करने की कोशिश करता है। तो जनाब ये थोड़ी सी बातें थी जो कि गुज़िश्ता से पेवस्ता थी, यानी जो पिछले 1-2 लेक्चर्स हुए थे उनमें थोड़ी सी रह गई थी। बेटा मेरे आज के टॉपिक का नाम है हीट इंजन। बेटा मैंने क्या कहा था, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस in which we will study the conversion of heat energy into mechanical energy and the principles under which this will happen, those principles are known as laws of thermodynamics, and the device, वो आला जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हीट इंजन कहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि हीट इंजन क्या है, असल में सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस। याद रखो, अगर आप एक सिलेंडर ले लोगे, ऊपर मूवेबल पिस्टन होगा और नीचे से आप हीट दोगे तो हीट की वजह से पिस्टन ऊपर जाकर कुछ ना कुछ वर्क हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सारा वो डिवाइस है, ये सारा वो अरेंजमेंट है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम इस सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस को हम हीट इंजन कहते हैं। लेकिन इस हीट इंजन को कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा सा आपके कोर्स से बाहर जाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। याद रखिए, ये जो सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस है, यही वो सारी चीज है जो मुकम्मल एक गाड़ी को चलाती है। बाहर जितनी गाड़ियां वगैरह हैं जो चल रही हैं वो सारे इसी उसूल के तहत चल रही हैं। कैसे? याद रखें, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने के लिए ये जो पिस्टन है ये 4 दफा हरकत करता है, यानी 4 अटैक करता है, यानी 4 इसके स्ट्रोक्स होते हैं। एक दफा ऊपर जाता है, हम कहते हैं एक स्ट्रोक हो गया, फिर नीचे आता है दूसरा, फिर चला जाता है तीसरा, फिर नीचे आ जाता है चौथा। 4 स्ट्रोक्स होते हैं। इस वजह से आमतौर पर गाड़ियों को हम बोलते हैं ये 4 स्ट्रोक इंजन हैं। अब कैसे ये होता है इसी की मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। सपोज जनाब मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर है और जनाब सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। सबसे पहले क्या होता है कि ये सपोज एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है। इस पिस्टन के अंदर यहां पे एक होता है वाल्व। वाल्व किसको कहते हैं? जो 1 वे ट्रैफिक करता है। हम कहते हैं साइकिल में वाल्व ट्यूब है, यानी ट्यूब से बना हुआ वाल्व है। वो क्या करता है? बाहर से हवा टायर में दाखिल करता है, लेकिन टायर से फिर वापस हवा को बाहर नहीं आने देता। जो सिर्फ 1 वे ट्रैफिक करता है, दैट इज वाल्व। हमारे इस बॉडी के सरफेस पे भी वाल्व हैं, स्टोमेटा, जो पसीने को बाहर लाते हैं फिर अंदर नहीं लेके जाते। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि वाल्व हर उस चीज को कहते हैं जो 1 वे ट्रैफिक करता है। तो यहां पे एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम बोलते हैं इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से मुराद है ये ऐसा वाल्व है जो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज इस सिलेंडर के अंदर जाने की इजाजत उसको देगा। मसलन किस तरीके से होता है? इस वाल्व के साथ अटैच होता है एक छोटा सा पाइप, और वो पाइप अटैच होता है जनाब कार्बोरेटर के साथ, गाड़ी का कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर वो होता है जो गाड़ी का फ्यूल यानी तेल और बाहर से हवा लेकर यानी ऑक्सीजन लेकर उनका मिक्सचर बनाता है। यानी कार्बोरेटर क्या होता है? एक जगह पे ऑयल टैंक होता है, वहां से ऑयल ले लेता है, बाहर से हवा लेकर उस फ्यूल और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करके उसको जलाने के लिए यानी कंबस्शन करने के लिए उसको काबिल बना लेता है।
इस फ्यूल और एयर को हम बोलते हैं फ्यूल मिक्सचर। तो कार्बोरेटर में होता है फ्यूल मिक्सचर। सबसे पहले पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है। अब पिस्टन नीचे से ऊपर कौन जाता है, कौन लेके जाता है? गोली मारो इसको फिलहाल, बस कहोगे ये कोई वो हैं, क्या कहते हैं, कोई जन्नात हैं, वो इसको ऊपर नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। आखिर में खैर समझ आ जाएगी। जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो अंदर पैदा हो जाता है वैक्यूम, खला। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कार्बोरेटर से फ्यूल मिक्सचर तेजी से आ जाता है, और जब ये फ्यूल मिक्सचर आ जाता है तो यहां पे छोटे से सुराख से गुजरता है। छोटे से सुराख से जब कभी कोई लिक्विड चीज गुजरेगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। जिस तरीके से मैंने कहा था, आप परफ्यूम ले लेते हो, परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हम जब इस तरह करते हैं, जब वो छोटे से सुराख से निकलता है तो वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बर्नौली थ्योरम में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो यहां से फ्यूल मिक्सचर तेजी से आकर ये पूरा का पूरा सिलेंडर भर जाता है, और सिलेंडर फ्यूल मिक्सचर से बनकर ये फ्यूल मिक्सचर जो होता है ये गैशियस फॉर्म में होता है, यानी गैस के फॉर्म में होता है। जनाब, पिस्टन नीचे से ऊपर जाने के दौरान चूंकि इसने बाहर से कोई ना कोई चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, इस वजह से इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्ट्रोक, या इसको हम बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक। दोनों आप इसको बोलते हैं, ज्यादातर किताबों में इनटेक स्ट्रोक है। इन यानी कोई भी चीज इन हो गई है। अब जनाब, जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर चला गया है तो पिस्टन नीचे से तो ऊपर है, अब इसके अंदर क्या है जनाब? फ्यूल मिक्सचर है, यानी ऑयल मौजूद है, और ऑयल के साथ गैस मौजूद है, यानी ऑक्सीजन मौजूद है। गैस से मेरा मुराद है एयर, यानी ऑक्सीजन वो मौजूद है। अब दोबारा पिस्टन ऊपर से नीचे आता है। जब ऊपर से नीचे आता है ये वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ चीज को अंदर ले जाने के लिए है। तो जनाब, अंदर जो फ्यूल मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। तो पिस्टन ऊपर से नीचे आने का मतलब ये है कि कंप्रेशन हो गया है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। सबसे पहले क्या था? इनटेक। इनटेक के बाद क्या है? कंप्रेशन। अब जब ये कंप्रेशन हो गया है तो अंदर क्या है जनाब? फ्यूल है और गैसियस फॉर्म में है। गैस है और गैस को आप कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेशन से गैस का टेंपरेचर क्या हो जाता है? ज्यादा, जिस तरीके से मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कराया था। तो जनाब, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो फ्यूल मिक्सचर यानी गैस जो होगा वो गर्म हो जाएगा। अब क्या है जनाब? पेट्रोल है, गैस है, पेट्रोल है, गर्म हो गया है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। थोड़ी सी शैतानी कर दो, चिंगारी दिखा दो, ब्लास, धमाके से सारा का सारा पेट्रोल जल जाएगा। तो जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाता है तो इस सिलेंडर के जो पिस्टन है यहां पे लगा होता है प्लग, स्पार्क प्लग, वो जो छोटा सा इतना होता है और इसके ऊपर छोटी सी पथरी सी होती है जो आप इसमें इस तरह होकर स्पार्किंग करती है। वो बाइक वगैरह में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि जी प्लग ने कचरा पकड़ लिया है। कचरे का मतलब है अंदर कोई चीज आ गई है जिसकी वजह से स्पार्किंग नहीं हो रही। तो जैसे ही कंप्रेशन पूरा हो जाता है, स्पार्क प्लग से छोटा सा स्पार्क पैदा होकर सारा का सारा पेट्रोल वगैरह जो है धमाके के साथ ब्लास्ट बर्न हो जाता है, कंबस्शन हो जाती है। जैसे ही ये बर्न हो जाएगा तो अंदर क्या पैदा होगा जनाब? ये पिस्टन को आपने क्या किया हुआ है जनाब? पिस्टन को नीचे आया हुआ है, सारी की सारी गैस कंप्रेस है। इस दौरान जनाब धमाका हो जाता है सिलेंडर में। धमाका होने का मतलब ये है कि अंदर जितनी भी जो पेट्रोल होगा वो जल जाएगा, कंबस्शन हो जाए। कंबस्शन से दो चीजें पैदा हो जाएंगी, एक एनर्जी और एक धुआं यानी गैसेस। उस एनर्जी की वजह से क्या होगा? जैसे ही धमाका होगा, इस एनर्जी की वजह से पिस्टन तेजी से ऊपर दोबारा जाएगा। अब नीचे से दोबारा ऊपर पिस्टन क्यों जा रहा है? पावर हो रहा है, नीचे से एनर्जी आकर उस पर जोर दे रही। इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो इस पावर से फिर पिस्टन ऊपर चला जाएगा। अब पिस्टन तो ऊपर चला गया है जनाब, लेकिन अंदर क्या मौजूद है? अंदर धुआं वगैरह मौजूद है। पिस्टन फिर ऊपर से नीचे आएगा। नीचे आकर यहां पे एक दूसरा वाल्व होता है जिसको बोलते हैं आउटलेट वाल्व। ऐसा वाल्व जो चीज को बाहर लेके जाता है। तो जैसे ही ये ऊपर से नीचे आएगा, ये सारी की सारी गैसेस इस वाल्व से होते होते, यहां से होते होते, बाहर गाड़ी के सिलेंडर से, साइलेंसर से होते होते बाहर जनाब हवा में चली जाएंगी। इस मरहले में जिसमें पिस्टन फिर नीचे आकर गैसेस को बाहर निकाल लेता है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो कितने स्ट्रोक हो गए जनाब? 4।
सबसे पहले पिस्टन ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, पेट्रोल आएगा इनटेक स्ट्रोक, देन कंप्रेशन स्ट्रोक, देन पावर स्ट्रोक, दोबारा फिर पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, मरहला पूरा हो जाएगा। और जनाब इस तरीके से फिर दूसरा मरहला फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इस तरीके से पिस्टन ऊपर से नीचे होता जाएगा। अब जब ये सारा काम हो रहा है तो इस केस में क्या होता है जनाब, गाड़ी में एक छोटा सा रॉड होता है जो कि इस शेप का होता है। इस रॉड को हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। शाफ्ट है एक रॉड सा है, और इसके साथ आप तस्वर करें पहिया अटैच होता है गाड़ी का। खैर डायरेक्ट तो नहीं अटैच होता, फ्लाई व्हील वगैरह होता है, लेकिन फिलहाल हम कोई इंजीनियर नहीं बन रहे, जस्ट आपको एक टच दे रहा हूं कि हीट इंजन काम कैसे करता है। जनाब ये सिलेंडर है जो कि उसका पिस्टन नीचे है, इस सिलेंडर के साथ एक रॉड अटैच होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग रॉड। ये रॉड आकर इस क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होता है, लेकिन ये इसके साथ वेल्ड नहीं होता, बल्कि ये इस तरह आकर यहाँ पे इस तरीके से आप कर लो कि इस तरह करके, यानी नीचे से रॉड आकर इस तरह करके आप इसमें पिन वगैरह लगा दें, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये रॉड यहाँ पे फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो रॉड पर ऊपर जोर डालेगा, रॉड इस क्रैंकशाफ्ट पर जोर डालेगी। जनाब इस क्रैंकशाफ्ट पर जब जोर डालेगा तो क्रैंकशाफ्ट तो ऊपर उठ नहीं सकता, तो आपका जहन क्या कहता है कि क्या होगा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा जनाब, ये इस तरीके से घूमकर ऊपर चला जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्रैंकशाफ्ट ये ऊपर जाकर ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, क्रैंकशाफ्ट इस तरीके से हो जाए। फिर जब ऊपर से नीचे आएगा क्रैंकशाफ्ट दोबारा, मेरा कहने का मकसद है कि जब पिस्टन ऊपर से नीचे होता जाएगा ये गोल दायरे में घूमेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सिलाई मशीन होती है जिस पे औरतें वगैरह या टेलर वगैरह कपड़े सीते हैं। सिलाई मशीन में क्या है, उस हैंडल को टेलर जो है वो गोल दायरे में घुमाता है, सुई जो होती है मशीन की वो क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। तो जनाब इसको गोल दायरे में घुमा रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल ये मिसाल यहाँ पे, ये ऊपर नीचे होता जाएगा और ये गोल दायरे में घूमता जाए। ये गोल दायरे में घूमेगा, इसके साथ पहिया होगा, पहिया गोल दायरे में घूमेगा, पहिए के ऊपर गाड़ी की बॉडी होगी, बॉडी जाएगी, गाड़ी बॉडी में आप लोग बैठे होंगे, इस तरीके से आप गाड़ी में सफर कर सकते हो। अब जनाब आमतौर पर गाड़ियों में 4 सिलेंडर होते हैं, 4। इसका पिस्टन ऊपर होगा, इसका पिस्टन फिर नीचे होगा, इसका पिस्टन फिर ऊपर होगा। याद रखें मैकेनिकल इंजीनियर जब गाड़ी को बनाता है तो वो इन सिलेंडरों को कुछ इस तरीके से सेट करेगा कि ये नीचे से ऊपर जाकर इनटेक स्ट्रोक करने वाला है। तो ये ऑलरेडी इनटेक कर चुका है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो ये घूमकर नीचे आकर इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कंप्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये पावर के लिए तैयार बैठा हुआ है, इसमें पावर हो चुका है, यानी ये एग्जॉस्ट के लिए तैयार बैठा है। तो एक ना एक सिलेंडर जो होगा वो पावर के लिए तैयार होगा। जब आप गाड़ी में बैठेंगे, चाबी घुमाएंगे, थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे जोर डालेंगे, सिर्फ इस एक सिलेंडर में पावर होगा। इस एक सिलेंडर में पावर होकर जैसे ये ऊपर जाएगा, क्रैंकशाफ्ट को घुमाकर ये नीचे आकर इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन होने का मतलब है फिर इसमें पावर होगा। इस तरीके से बारी बारी हर सिलेंडर में होगा। तो आम तौर पर गाड़ियों में 4 सिलेंडर्स होते हैं जनाब। गाड़ियों में 4 सिलेंडर होते हैं। आप गाड़ी को कहीं पे भी खड़ी कर दो, इस कॉलेज में खड़ी कर दो, ग्लोबल कॉलेज में, घर में, कहीं पे भी, एक ना एक सिलेंडर पावर के लिए तैयार होगा। जैसे आप चाबी घुमाओगे, जो सिलेंडर पावर के लिए तैयार होगा उसमें पावर होकर सारा सर्कल जो होगा बाकी सिलेंडर्स में भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जनाब गाड़ियां जो हैं ये चलती रहती हैं, और इस तरीके से इनको हम बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। जनाब इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट वगैरह हो रहा है। ये जो आमतौर पर रिक्शाज होते हैं, ये जो आजकल ये जो नए निकल आए हैं, ये नहीं, वो जो पुराने वाले हैं, और आमतौर पर ये जो बाइक्स होते हैं, पुराने वाले बाइक्स, वो 2 स्ट्रोक्स होते हैं, उनको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। या वो जो कैरी डब्बा होता है जो टुस 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 करता रहता है,
वो टू स्ट्रोक्स होते हैं। टू स्ट्रोक क्या होता है? उनमें ये इनटेक और पावर इकट्ठा होता है। जब सिलेंडर नीचे से ऊपर जाकर पावर करता है, तो जब सिलेंडर नीचे से ऊपर जाता है तो इस दौरान पावर भी हो रहा होता है, और यहां पे एक वाल्व खुलकर ऑयल मिक्सचर आकर जनाब इनटेक भी हो रहा होता है। फिर जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो पावर की वजह से जो गैसेस बनी हुई हैं वो बाहर निकल जाकर एग्जॉस्ट भी हो जाता है, और पिस्टन ऊपर से नीचे आकर जो ऑयल आया हुआ है उसको कंप्रेस भी किया जाता है। यानी ये दोनों एक ही टाइम पे हो रही हैं, ये दोनों एक ही टाइम पे हो रही हैं, फिर उनको बोलते हैं टू स्ट्रोक्स इंजन। लेकिन इनमें एक मसला है। इनमें मसला ये है कि जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, पावर भी हो रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है। पावर की वजह से गैसेस पैदा हो गई हैं जिनको अभी बाहर जाना है, और पेट्रोल अंदर रहेगा। अब अंदर कोई बंदा तो नहीं बैठा हुआ कि पेट्रोल को कहेगा कि तुम उधर बैठो भाई, इसके साथ मिक्स ना हो, इसने तो अभी बाहर जाना है, इन गैसेस ने, धुएं ने। इस तरह तो होगा नहीं। मेरा कहने का मतलब जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो हो सकता है कि इन गैसेस के साथ ऑयल का कुछ ना कुछ कतरा भी निकल जाए, और ऑयल का कतरा जाकर जो बाहर साइलेंसर होगा, साइलेंसर को ऑयली बना देगा। तो टू स्ट्रोक इंजन की ये निशानी है कि उसका जो साइलेंसर होगा वो ऑयली होगा, 4 स्ट्रोक का नहीं होगा। हाँ, अगर 4 स्ट्रोक इंजन का साइलेंसर ऑयली है तो इसका मतलब है कि उसका इंजन कमजोर है, उसका इंजन मोबिल ऑयल खा रहा है, ये फिर एक अलग स्टोरी है। इसका मतलब है जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो खरीदने का बड़ा आसान सा तरीका है, गाड़ी के स्टीयरिंग लेकर गाड़ी के सीट पे बैठ जाओ, गाड़ी को स्टार्ट करके एक्सेलरेटर को 4-5 दफा तेजी से घुमाओ, इस तरह जाकर फिर पीछे से जाकर साइलेंसर देखो। अगर साइलेंसर खुश्क है इसका मतलब है गाड़ी का इंजन सही है, अगर वो ऑयली है समझ लो कि गाड़ी का इंजन कमजोर है और गाड़ी के लिए आपने इंजन की बोर करवानी है। जनाब ये मैं कह रहा हूं टू स्ट्रोक, तो टू स्ट्रोक में एक तो ये है कि ऑयल जाया होगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये ऑयल जब साइलेंसर से निकलता है उसको ऑयल भी कर देता है, क्या कहते हैं, ऑयली बना देता है साइलेंसर को। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये ऑयल जब बाहर निकल रहा होता है तो जो साइलेंसर है, साइलेंसर भी गर्म होता है, तो ऑयल का एक आध कतरा बाहर जाकर धमाका कर लेता है, कंबस्शन हो जाती है, तो बाहर उसकी आवाज़ आ जाती है। तो आपने अक्सर ये रिक्शे वगैरह या जो होंगे देखे होंगे, जैसे ही वो बंदा इस तरह करते हैं वो तो बाज़ वो टस टस, वो टस टस की आवाज़ भी, वो टस जो होता है इसका मतलब है कि ऑयल का वो कतरा है जो बाहर कहीं एक्सप्लोड हो गया है। जनाब ये मैं आप लोगों को टू स्ट्रोक्स इंजन्स की बातें बता रहा हूं, लेकिन टू स्ट्रोक्स नहीं, हम एक्चुअली 4 स्ट्रोक ही लेकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है कि ये हीट इंजन जो है, ये जो गाड़ियां हैं ये सारी की सारी इसी हीट इंजन, सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस, यहाँ पे गैस से मुराद ऑयल वगैरह और ये है वो करता है। जनाब ये मैं पेट्रोल गैस की बात, पेट्रोल इंजन की बातें कर रहा हूँ, डीजल की बातें नहीं कर रहा हूँ। डीजल में एक तो ये है कि कार्बोरेटर जो कि ऑयल और एयर का मिक्सचर बनाता है ये नहीं होता। दूसरा उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, वो जो मैंने कहा था कि जैसे ही कंप्रेशन होगा तो यहां पे प्लग होगा वो स्पार्किंग करेगा, नहीं, ये दोनों डीजल इंजन में नहीं होते। ये जो मैंने डिस्कशन की ये पेट्रोल इंजन है, डीजल नहीं। बेटे ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको इस अपने टॉपिक की तरफ लाने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। डीजल इंजन में क्या होता है, जब सिलेंडर नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल आता है, क्योंकि उसमें कार्बोरेटर नहीं है, ऑयल और एयर का मिक्सचर नहीं है। फिर जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है कंप्रेशन हो जाता है, इनटेक भी हो गया, कंप्रेशन भी हो गया। कंप्रेशन के बाद स्पार्क प्लग भी नहीं होता। इसमें डीजल इंजन में एक और चीज होती है जिसको एटोमाइजर कहते हैं। एटोमाइजर स्प्रे मशीन, वो जिसे आप मक्खियां वगैरह और उसके लिए स्प्रे करते हैं, तो वो जो एटोमाइजर होता है इस तरीके से, वो उसमें हवा होती है और वो प्रेशर करके जैसे ही मतलब ये इनटेक हो गया, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन का मतलब है अंदर अब डीजल है, वो डीजल गर्म है, उस पर हवा का यानी ऑक्सीजन का स्प्रे किया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन गरम गरम डीजल के साथ मिलती है डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने का मतलब है ना स्पार्क प्लग की जरूरत हुई ना कार्बोरेटर की जरूरत हुई। जनाब ये डीजल इंजन की बातें हैं।
तो डीजल इंजन में एक ये है कि उनमें ये दोनों चीजें नहीं होंगी, कार्बोरेटर स्पार्क प्लग, और इन दोनों की बजाय उनमें एटोमाइजर होगा। एटोमाइजर की मदद से फ्रेश एयर या ऑक्सीजन को कंप्रेस्ड हीटेड डीजल पे स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लास्ट हो जाता है। दोबारा आ जाता हूं जनाब 4 स्ट्रोक इंजन की जानिब। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, क्रैंकशाफ्ट गोल दायरे में घूमेगा, गाड़ी जाएगी। इस सारे मरहले में अगर आप सोचें तो आपको एक और चीज की तरफ भी आपका ध्यान चला जाएगा, और वो ये होगा, आपका क्या ख्याल है कि जब ये पेट्रोल जलता है, जलने से सिर्फ पिस्टन ऊपर जाएगा या दीवारें भी गर्म होंगी? जाहिर है दीवारें भी गर्म होंगी, और अगर ये प्रोसेस होता गया तो दीवारें गर्म होते होते काफी हीट हो जाएंगी। हीट होने से क्या होगा जनाब? सिलेंडर की दीवारें मेल्ट हो जाएंगी। मेल्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, बात ही खत्म। तो जनाब मैं टूर पे जा रहा हूं तो अपने साथ गाड़ी में सिलेंडरों का पूरा एक बंडल भी लेके जाऊंगा, ताकि रास्ते में जब ये मेल्ट हो जाए तो मज़ीद सिलेंडर चेंज करता जाऊं। अपने साथ मैकेनिक को भी लेके जाऊंगा ताकि सिलेंडर चेंज करे। तो यहाँ से जाऊंगा गुलबहार, सिलेंडर चेंज हो गया, फिर दूसरा जाऊंगा, बड़ा मसला होगा। इससे बेहतर तो ये कि मैं साइकिल या पैदल चला जाऊं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मसले का हल फिर क्या होता है? इस मसले का हल ये होता है कि हम सिलेंडर को इतना ज़्यादा गर्म नहीं होने देते कि वो मेल्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि सिलेंडर के इर्द गिर्द हम हल्के हल्के पाइप्स लगा लेते हैं या हल्की हल्की नालियां बना लेते हैं, और उन नालियों में पानी को हम सर्कुलेट करते जाते हैं। उनको बोलते हैं वाटर चैनल्स। चैनल कहते हैं नदी को, छोटे नाली को। गाड़ियों में आप पेट्रोल डालने के साथ साथ पानी भी डालते हो। पानी क्यों डालते हैं अब वो तरीका बताता हूं। ये जो वाटर चैनल्स होते हैं इनके साथ लगी होती है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी एक ऐसी चीज है जो कि इसमें पानी को सर्कुलेट करती जाएगी। तो जनाब सिलेंडर के इर्द गिर्द इन चैनल्स होंगे, पाइप्स होंगे, इन पाइप्स में पानी है। सिलेंडर गर्म होकर पानी को गर्म कर देगा। ये गरम पानी जो होगा, वाटर बॉडी इसको सर्कुलेट करके रेडिएटर की तरफ लेके जाएंगे। गाड़ी का रेडिएटर इसी हीट, यहाँ से हीट लेकर, उसके पे पंखा लगा होता है, इस गर्म पानी से हीट लेकर बाहर हवा को दे देता है। पानी ठंडा होकर दोबारा सिलेंडर के इर्द गिर्द आ जाता है। सिलेंडर के इर्द गिर्द आकर फिर यहाँ से हीट लेकर चला जाता है, और इस तरीके से सिलेंडर इतना गर्म नहीं होता कि उसके मेल्ट होने का खतरा हो। इसका मतलब है कि गाड़ी को चलाने के लिए जहां पे पेट्रोल की जरूरत है, उतनी ही जरूरत गाड़ी को चलाने के लिए पानी की भी है। अच्छा, अब ये जो पानी है, पानी जो हीट लेकर बाहर हवा को दे रहा है, ये क्या है? ये तो हीट तो जाया हो गई है। पेट्रोल के जलने से मेरा ये मकसद तो नहीं था कि हीट पैदा होकर मैं बाहर हवा को दूं, नहीं, मेरा मतलब था गाड़ी चलाना। लेकिन इसके साथ साथ पानी जो हीट लेकर बाहर हवा को देती है, ये भी जरूरी है। ये मेरा मकसद नहीं है, लेकिन इसके बगैर काम नहीं हो रहा। इसका मतलब है पानी जो हीट लेकर बाहर हवा को दे रही है, ये हीट जाया हो रही है। जाया होने का मतलब ये हुआ कि जितनी हीट पैदा हो रही है वो सारी की सारी 100% इस्तेमाल नहीं हो रही, उसका कुछ हिस्सा जाया होगा। और जो हिस्सा जाया होगा, इसी को जनाब फिर हम लोग बोलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इनको हम बोलेंगे केल्विन स्टेटमेंट, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। मेरा कहने का मकसद है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इधर भी आ रहा हूं। केल्विन स्टेटमेंट क्या है? केल्विन स्टेटमेंट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, फॉर अ हीट इंजन के लिए विच इज वर्किंग इन अ साइकिल, जो साइकिल में काम कर रहा है। याद रखिए, हीट इंजन का वर्किंग साइक्लिक है। पिस्टन ऊपर जाकर वापस आकर दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाता है, इनटेक फिर स्टार्ट हो रहा है, साइकिल है। सो हीट इंजन इज वर्किंग इन अ साइकिल।
is working in a cyclic process. So it is impossible for a heat engine working in a cycle which will take heat energy and convert it completely into useful work. सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता. इसी को बोलते हैं कैल्विन स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हीट पानी लेकर बाहर हवा को देकर जाया कर देता है. मेरा कहने का मकसद यह है कि हीट इंजन, ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी. अगर आप देखिए तो यहां पे हीट इंजन को चलाने के लिए दो मेन चीजों का होना जरूरी है. एक वो जो उसको हीट दे सके यानी पेट्रोल या पेट्रोल का जलना, एक वो जो उससे कुछ हीट लेकर बाहर जाया कर दे यानी पानी. याद रखिए ये जो पेट्रोल है इसको हम बोलते हैं HTR, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. रिजर्वायर मीन जखीरा जो उसको हीट दे सकता है. पानी को बोलते हैं LTR, लो टेम्परेचर रिजर्वायर. मेरा कहने का मकसद यह है कि ये सारा काम मैंने प्रैक्टिकली बता दिया. अब अगर कोई भी साइंसदान लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, जाहिर है ये इस तरह नहीं होता कि पहले आप जाकर गाड़ी बना दो और गाड़ी में सिलेंडर वगैरह रख दो और गाड़ी पे काम करना स्टार्ट कर दो और हो सकता है गाड़ी में वो सिलेंडर काम ना करे और आपकी पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाए. इतना नुकसान आपने कर लिया. नहीं, इस तरह तो नहीं होता. साइंसदान पहले लेबोरेटरी में जाकर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं. मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सारा काम लेबोरेटरी में करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेंडर लेकर सिलेंडर के अंदर हम अपनी मर्जी की कोई गैस रखते हैं. आमतौर पर हम आइडियल गैस रखते हैं क्योंकि हम सारी बातें लेबोरेटरी में आइडियल्स करते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे से उसको हीट देते हैं. हीट देने का क्या तरीका है, आप चूल्हा भी रख लो या कोई भी हॉट बॉडी रख दो. उस हॉट बॉडी को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं या उसको हम लोग बोलते हैं हीट सोर्स. वो जो हीट दे दे, या उसको हॉट बॉडी भी कहते हैं, वो उसको हीट दे देता है. जितना इसको हीट दे रहा है हम कहते हैं ये वही हीट है जो पेट्रोल के जलने से मिल रही है. क्या सारी की सारी मुफीद काम में इस्तेमाल होगी? नहीं, कुछ जाया होगा. जो हीट जाया हो रही है उसके लिए फिर हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे हम थोड़ी सी कोल्ड बॉडी रख लेते हैं, बर्फ वगैरह रख लेते हैं, जिसको LTR कहते हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर. या इसको हम बोलते हैं हीट सिंक. सिंक कहते हैं डूबने को. जो हीट कोल्ड बॉडी को मिल गई वो मुफीद काम में इस्तेमाल नहीं हुई, वो तो डूब गई, वो तो जाया हो गई. इसको LTR भी कहते हैं, कोल्ड बॉडी भी कहते हैं, हीट सिंक भी कहते हैं. तो जो हीट ये लेगा ये जाया होगा. आपकी किताब ने जो HTR है, हार्ड बॉडी जो है, उससे जो हीट ली जाती है उसको Q1 कहते हैं और उसके टेम्परेचर को T1 कहते हैं. आपकी किताब के स्टैंडर्ड से कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को आपकी किताब ने T2 कहा है और इसको जो हीट देकर जाया हो रही है उसको Q2 कहा गया है. इसका मतलब है इस सारी चीज को अगर हम एक डायग्राम से बनाएं तो हम ये कह सकते हैं, सपोज ये हीट इंजन है. हीट इंजन का एक सैंबल है. तो हीट इंजन को चलाने के लिए जनाब दो बॉडीज का होना जरूरी होगा. एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हीट सिंक भी कहते हैं, जिसको हीट सोर्स भी कहते हैं और इसको सिंक भी कहते हैं. इसको हॉट बॉडी भी कहते हैं, इसको कोल्ड बॉडी भी कहते हैं. इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. ये यहाँ से कुछ हीट लेगा जिसको Q1 कहेंगे, कुछ न कुछ हीट जाया करेगा जिसको Q2 कहेंगे. बकिया हीट से ये हमारे लिए काम करेगा. तो एरो बाहर होना होगा, वर्क करेगा. कितना वर्क करेगा? Q1 माइनस Q2. जो हीट ले ली जो जाया हो गई, 10 जूल ले ली, 3 जूल जाया हो गई, 10 से 3 माइनस करो 7. ये वो वर्क है जो हमारे लिए हो रहा है. आप इस तरह भी कर सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास ये है, हीट इंजन का वर्किंग जो है वो साइक्लिक है. फॉर साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0. सो वर्क हमारे पास होगा हीट के बराबर, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो हीट है जो चेंज है. तो चेंज का मतलब है Q1 माइनस Q2. हम यहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी मैं आपको समझा दिया.
इस डायग्राम को हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हीट इंजन। स्कीमेटिक स्कीम से निकला है। स्कीम का मतलब है मंसूबा। ये वो पूरा मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत हीट इंजन काम कर रहा है। इसको स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हीट इंजन भी कह सकते हैं। इसको हम हीट फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन भी कह सकते हैं। आपकी किताब ने इसको हीट फ्लो डायग्राम का नाम नहीं दिया हुआ, स्कीमेटिक डायग्राम का नाम दिया हुआ है, इस वजह से इसको मैं स्कीमेटिक डायग्राम भी कहता हूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि लेबोरेटरी में हीट इंजन का तरीका क्या होगा। लेबोरेटरी में हीट इंजन का तरीका यह होगा कि सिलेंडर ले लो, सिलेंडर के अंदर कोई गैस ले लो, उसका मूवेबल पिस्टन होगा, दीवारें होंगी। वैसे आमतौर पर मैंने कहा भी था कि दीवारें हम नॉन कंडक्टिंग लेंगे, ये नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस वगैरह लेंगे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के असम्पशंस में भी मैंने कहा था हाँ इसको हम कंडक्टिंग लेते हैं। अंदर जो गैस होती है इस गैस को हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। याद रखें हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है अभी आगे जाकर मैं बताऊंगा वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। खैर ये बाद में थोड़ा सा समझा दूंगा कि वर्किंग सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड नहीं करती। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब मैं आता हूं उन सेंटेंसेस की जानिब जो मेरे नोट्स में हैं या आपकी किताब में हैं, या उस तरीकेकार के मुताबिक जिस तरीकेकार से आपने एग्जामिनेशन में या अपने एग्जाम में लिखना होगा। मिसाल के तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हीट इंजन क्या है, हम कहेंगे इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई बंदा पूछता है कि इसका उसूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, हीट इंजन किस उसूल पे काम करता है। आप कहोगे हीट इंजन टेक्स एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी, कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट इनटू यूजफुल वर्क, रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट टू द कोल्ड बॉडी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच हीट इंजन विल वर्क। कोई बंदा पूछता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आप कौन सी कंस्ट्रक्शन बताओगे जो लेबोरेटरी में है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन, heat conducting base. Some gas is present inside the cylinder which is called the working substance of the heat engine. ये जनाब इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। कोई बंदा पूछता है इसकी वर्किंग क्या है, आप कहेंगे for the operation of a heat engine two bodies at different temperatures are required. A body at high temperature is called HTR, a body at low temperature is called LTR. Heat engine takes energy from hot body, converts a part of it into useful work and rejects the remaining heat to the cold body. This is the working of a heat engine. तो यही वो सेंटेंसेस है जो आपने किताब में लिखने होंगे, अपने एग्जाम में लिखने होंगे, और एग्जाम में लिखने के बाद आपका हीट इंजन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जनाब मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया और प्रैक्टिकली के बाद आपकी किताब के मुताबिक जो है वो भी बता दिया। So what is a heat engine? A device which converts heat energy into mechanical energy. It works on the principle that it will take heat energy from a hot body and convert a part of it into useful work and then reject the remaining heat to the cold body. Construction, it consists of a cylinder having non-conducting valve, non-conducting frictionless and movable piston and heat conducting base. Ideal gas is present inside the cylinder which is called the working substance. For the operation, for the working of a heat engine, two bodies at different temperatures are required. जिस तरीके से मैंने कह दिया, मेरे ख्याल में दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को जब आप जहन में रखेंगे तो मैं एक और लॉ आप लोगों को डिस्कस कराना चाहता हूं जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये है, यानी एक्चुअली आपको ये बताया जा रहा है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में असल में आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया था। अब इस केस में आपको वो प्रैक्टिकली बताया जा रहा है या सही तरीके से बताया जा रहा है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसके दो स्टेटमेंट्स हैं। कैल्विन नामी साइंसदान था, दूसरा रुडोल्फ क्लासियस था, उसने भी एक स्टेटमेंट दी थी, उसको जनाब हम बोलते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। तो जनाब एक है कैल्विन स्टेटमेंट और एक है
क्लासियस स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं बताता हूं केल्विन स्टेटमेंट क्या है। केल्विन स्टेटमेंट तो यही है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन वर्किंग इन अ साइकिल which will take heat energy from the hot body and convert it completely into useful work. It is impossible. This statement is known as Kelvin statement, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले इस डायग्राम से समझा भी दिया। दूसरी है क्लासियस स्टेटमेंट। साइंसदान था। क्लासियस स्टेटमेंट क्या है जनाब? क्लासियस स्टेटमेंट ये है कि आप मुझे ये बताओ, हीट एनर्जी हमेशा फ्लो करती है कहां से कहां तक? फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। क्लासियस कह रहे हैं कि मैं इसका उल्टा करना चाहता हूं, यानी हीट एनर्जी को कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर करना हो। मुझे बताओ, पेन नॉर्मली कैसे गिरता है? ऊपर से नीचे। अगर आप नीचे से ऊपर उठाओगे तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम के बगैर आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से काम के बगैर हीट एनर्जी को हम नेचर के खिलाफ मूव नहीं करवा सकते। दैट इज नोन एज क्लासियस स्टेटमेंट। व्हाट इज क्लासियस स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज द हीट। काज इस काबिल बनाना, ये मुमकिन नहीं है कि हम हीट को इस काबिल बनाएं टू फ्लो, कि वो फ्लो कर सके। इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज द हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी without the expenditure कहते हैं खर्चे को, of external work। एक्सटर्नल वर्क के बगैर या एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि हम हीट को कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर करें। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। मुझे बताइए, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? उसके अंदर जो खाना है वो ठंडा होता है, बाहर की जगह गर्म होती है। होना ये चाहिए कि हीट बाहर से रेफ्रिजरेटर के अंदर जाए, हॉट टू कोल्ड। रेफ्रिजरेटर क्या करती है? अंदर ठंडे ठंडे पानी से हीट लेकर उसको मजीद भी ठंडा बनाकर बर्फ में कन्वर्ट करके बाहर गर्म हवा को दे देती है। इसका मतलब है रेफ्रिजरेटर हीट को फ्लो करवाती है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, लेकिन वो बिजली के बगैर ये नहीं कर सकती। मतलब ये कि एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर नहीं कर सकती। आप उसको एनर्जी नहीं दोगे, ये मुमकिन नहीं होगा। दैट इज नोन एज क्लासियस स्टेटमेंट। व्हाट इज क्लासियस स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ये मुमकिन नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है। इसी तरीके से गाड़ियों में लगा होता है हीट पंप, वो भी इसी सूल पे काम करता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उसको गर्म करने के लिए उसमें एक पंप लगा होता है। मेरे ख्याल में आपके कोर्स में तो अब नहीं है ये, मैंने नई किताब आपकी देखी नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक आपकी किताब में होगा। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। खैर, रेफ्रिजरेटर वगैरह के बारे में आप जानते हैं, रेफ्रिजरेटर को ही जहन में रख लें। रेफ्रिजरेटर हीट पंप दोनों इसी उसूल पे काम करते हैं। हाँ, फिर हमारा मकसद कुछ और होता है। रेफ्रिजरेटर में हमारा मकसद कोल्ड बॉडी के साथ होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड होकर बर्फ बन जाए। हीट पंप में हमारा मकसद गर्म बॉडी के साथ होता है ताकि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाए। ये सर्दियों में ज़्यादातर या सुबह के टाइम जब गाड़ी ठंडी होती है उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों काम एक ही उसूल पे करते हैं। हाँ, दोनों में हमारा जो मिशन है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है वो डिफरेंट होता है। तो जनाब, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो स्टेटमेंट्स हो गई, केल्विन स्टेटमेंट्स और क्लासियस स्टेटमेंट्स। यही अगर मैं डायग्राम दोबारा बना दूं, हीट इंजन क्या करता था जनाब? हीट इंजन एनर्जी HTR से ले लेता था, कुछ ना कुछ LTR को दे देता है, बकिया से जनाब वर्क करता है। यही है जनाब वही स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हीट इंजन, और ये स्कीमेटिक डायग्राम केल्विन स्टेटमेंट का है। अगर आप क्लासियस कहेंगे तो इसको उल्टा करेंगे। जनाब, कोल्ड बॉडी से हीट लेगा, हॉट बॉडी को हीट देगा। ऐसा करने के लिए ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, हम इस पे वर्क करेंगे, हम खर्चा करेंगे। तो जस्ट एरो को उल्टा कर दो। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द इंजन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस स्टेटमेंट के उसूल पे जो काम करता है वो ये है, केल्विन के स्टेटमेंट पे जो काम करता है वो ये है। फिलहाल चूंकि मैंने बेटा
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों बता दिए, दो स्टेटमेंट्स थे, केल्विन स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट बता तो दोनों दिए। अब मैं सिर्फ वो डायग्राम लेकर, क्योंकि मेरा इससे पहले वाला टॉपिक क्या था, हीट इंजन, तो वो हीट इंजन तो खत्म हो गया, लेकिन हीट इंजन खत्म होने के बाद उसका एक और छोटा सा सब टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, वो रह गया है। वो भी कर देता हूं तो आपके हीट इंजन का जो खाता है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एफिशिएंसी बेटा इस निशान से जाहिर करते हैं जिसको बोलते हैं इट्टा। व्हाट इज एफिशिएंसी? द रेशो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट वो वर्क जो मशीन हमारे लिए करता है। मशीन हमारे लिए क्या काम करता है? Q1 माइनस Q2। इनपुट वो एनर्जी जो मशीन को दी जाती है, तो मशीन को जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है? Q1। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। जनाब Q1 इसके नीचे भी है, Q1 इसके नीचे भी है, कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी हीट इंजन, क्योंकि मैं ये डायग्राम ले रहा हूं हीट इंजन वाला। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर मैं Q2 डिवाइडेड बाई Q1 को 0 कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? Q1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसको 0 कर दिया, एफिशिएंसी 1 आ गई। वैसे बेटा आमतौर पर लोग एफिशिएंसी परसेंटेज में लेते हैं। परसेंटेज में लेने का मतलब है 100% हो जाएगा। अगर इसमें मैंने पुट कर दिया, ये आ गया। अगर इसमें मैंने यही चीज पुट कर दी तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 100% आ जाएगा। इसका मतलब है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन विल बी 1 और 100%, दोनों का मतलब सेम है। परसेंटेज में 100%, विदाउट परसेंटेज 1, दोनों का मतलब सेम है। ये कब होगा? व्हेन Q2 इज 0। Q2 0 होने का मतलब यह है कि कोल्ड बॉडी को हीट नहीं मिल रही। कोल्ड बॉडी को हीट ना मिलने का मतलब है कि हीट इंजन जो एनर्जी हॉट बॉडी से ले रहा है सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इज इट पॉसिबल? नो। ये तो जो अभी मैंने बताया था केल्विन स्टेटमेंट, ये तो उसके खिलाफ है। केल्विन ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाए। जब मैं Q2 को 0 लूंगा तो इसका मतलब है कि सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन विल बी 1, या द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन विल बी 100% when Q2 is equal to 0. Q2 is equal to 0 mean no heat is given to the cold body and all the heat energy taken from the hot body is converting into useful work. But this is not possible because it is against the statement of Kelvin. It is against second law of thermodynamics, Kelvin statement. जब ये मुमकिन नहीं है, इसका मतलब है the efficiency of a heat engine cannot be equal to 1 or cannot be equal to 100%. कभी भी ये equal to 1 या 100% नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि Q2 by Q1 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। जब कुछ ना कुछ होगा वो लगाओगे, और क्या होगा? वो 1 से कम होगा, क्योंकि Q2 कम है, Q1 ज्यादा है। ज्यादा हीट ली जा रही है, कम हीट जाया होती है। तो 1 से आप कोई चीज माइनस करोगे तो आंसर 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब है 0.7, 0.8, 0.8 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो 80%। इसका मतलब एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। इसका मतलब है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन विल ऑलवेज बी लेस देन 1। द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। हमेशा दुनिया में ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो या 1 हो, याद रखो। क्योंकि अगर हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 या 100% होगी तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ जाने का मतलब ये है कि वो तो हीट इंजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है कि सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाए। तो मेरे इस छोटे से टॉपिक का नाम था एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। जनाब, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे हीट भी फ्लो ज्यादा करेगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा। अगर मैं दो इक्वेशंस ले लूं, T2 Q2, T1 Q1,
कांस्टेंट के लिए 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट इज कांस्टेंट। कैंसल होकर हम इस तरीके से भी ये कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि द रेशियो बिटवीन द टेम्परेचर्स मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन दियर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स, करस्पॉन्डिंग हीट्स जो उनसे फ्लो करेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैं इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, इनको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2/Q1 की बजाय T2/T1 इंटू 100%। तो जनाब ये मेरे पास इफ़िशियंसी का एक और फार्मूला है। दिस इज़ इफ़िशियंसी इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट्स, दिस इज़ इफ़िशियंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। तो जनाब इफ़िशियंसी कभी भी 1 या 100% नहीं हो सकती, हमेशा 1 से कम और 100% से कम होगी। तो मेरे इस टॉपिक का नाम था एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बेटा आज के टॉपिक में मैंने हीट इंजन भी डिस्कस किया, हीट इंजन के बाद एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी डिस्कस कर दी, और इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट वो भी डिस्कस कर दिए। ये सारे आपके कोर्स में थे। हाँ, वो जो इनटेक स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिर्फ समझने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से जनाब हीट इंजन काम करता है। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बेटा मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।